मेरे पास है, एक बजा देता हूँ। अब छोड़ दे उसकी, चेक करना है।
कृष्णमय ईश्वर हो राम में और कृष्णमय जगदेव में जगदीश में हरे चल रहे चलते बना निज घर रहो अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करके जुदा इस अमर आत्मा का हर श्वास भर में गम रहे कर मौत भी आवे सुख दुख हमसे कम रहे हे गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे सत्कर्तव्य करने की बढ़ती है सच बोलने का अभ्यास दे सत स्वरूप का ज्ञान दे ओम शिवाय ओम आप सभी को सादर प्रणाम। सावधान सशोर प्रार्थना। ओमकार गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय भाई वीरेंद्र जी, तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले भाई अंकित जी, और इस कार्यक्रम में इस वेबकास्ट में जुड़े हुए आपने और काउंस करने वाले भाई डॉक्टर विदेश जी, आप सभी को मैं पशु वेलनेस सेंटर और आदर्श भारत की तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। साथियों, पतंजलि द्वारा प्रतिपादित और उसके अंतर्गत आने वाले क्रियात्मक अभ्यास, उनकी अवधारणाएं और उनके अभ्यास के बाद प्राप्त होने वाले सुफल के बारे में चर्चा की। आज हम उपनिषद में प्रतिपादित योग की धाराओं में से अगली धारा में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है हठ योग। निसंदेह ये प्रशिक्षण योग चिकित्सा से संबंधित है, तो हम स्वास्थ्य के संवर्धन रोगोपचार में हठ योग के क्रियात्मक पहलू का ज़्यादा अभ्यास करेंगे और कराएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जोड़ दे के बताना चाहता हूँ कि हठ योग के सिद्धांत और क्रियात्मक अभ्यास योग चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमसे इसको लेते हैं और शुरू करें। तब तक मैं स्लाइड कर शेयर कर लेता हूँ। शायद आप मेरी स्लाइड को देख पा रहे होंगे। अंकित भाई, आप मुझे हरी झंडी दीजिए। क्या आप? यस सर, स्लाइड दिख रही है आपकी। वेरी गुड। आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन। बिल्कुल सर। अगर ऐसा किसी को लगता है कुछ बात, तो आप मुझे चैट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको जो उपनिषद में बताई गई योग की धाराएं हैं, संक्षिप्त शॉर्ट आप सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि इस बात की डिस्कशन हमने पहले की क्लास में कर ली है।
मैं कुछ रिव्यू करके आज के विषय वस्तु पर प्रवेश करूंगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग और लय योग उपनिषद में वर्णित योग की धाराएं हैं और इनमें से हमने सभी की कंसेप्ट और हठ योग आज हमारा मुख्य विषय है। मैं आगे हठ योग में प्रवेश करता हूँ। साथियों, हठ योग शरीर, प्राण और मन की शुद्धि और सिद्धि की साधना और विज्ञान है। यानी शरीर, प्राण और मन को शुद्ध और सिद्ध करने का, यानी शारीरिक, मानसिक और प्राणिक लेवल में जब हम हमारे अस्तित्व के आयाम को शोधन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो उनमें निहित प्रसुप्त शक्तियों का जागरण होता है और हम फिजिकल एनर्जी और साइकिक लेवल में शक्तिशाली हो जाते हैं और इफिशिएंट हो जाते हैं। I mean, the practice of hot yoga helps to purify the physic, bioenergy and the psyche, along with the empowerment of their latent powers. I mean, the awakening of the latent powers existing on physical, pranic and subtle level. In that sense, we can perceive hot yoga as a science of body purification, pranic cleansing and psychic rectification. And I prefer to say Hatha Yoga is the foundation for the practice of Raj Yoga. And Hatha Yoga makes us physically fit, mentally focused, emotionally purified, complete steady in the term of physics, bioenergy, and mind, and create the foundation for the practice of Raj Yoga. Sorry, मैं आगे बढ़ता हूँ. Let me talk about of Hatha Yoga. As it's a science of body, prana, and mind. It helps to induce harmony, integrate bioenergy and mind. That means between behavior, energy, rhythm, and thinking and feeling. I mean, that aspect of system that helps to create the harmony among feeling, thinking, and doing. Let me talk little what exactly Hatha Yoga stands for. The term Hatha is composed of Ha and Tha. Ha stands for Pingla Nadi, that is the solar channel. In practical term, the dominant flow of right nasal cycle is the indicator of Pingla Nadi. Similarly, Tha stands for Ida Nadi, that is moon principle, that is the lunar channel. In practical activation or the dominance of the left nasal cycle is the indicator of Tha. I think you got the point. Ha stands for the solar channel, right nasal cycle, and the Tha stands for the lunar channel, moon principle, the dominant left nasal cycle. Sir, And Hatha Yoga. sir, your voice is cracking, please. Sir, your voice is cracking. आपका आवाज साफ नहीं आ रहा, आवाज साफ नहीं आ रहा है. अच्छा, let's do it. Sorry to disturb. Okay. Once more, please check. Let's do it. 1 minute. सर एक बार हेलो बोलिए आप. Hello. हाँ, ठीक ठीक. ओके. Am I okay? आवाज मेरी सही आ रही है? सही आ रही है. हेलो.
sorry for inconvenience. I think I am audible to you. जी सर। सर आवाज Okay, बहुत क्रैक हो रही है आपकी। अब हाँ, भी नहीं crack सर हो रही ठीक है? है सर, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज आप बीच में ना बोले, सभी का अलग अब अलग ठीक नेटवर्क है? होता है तो अलग हो सकता है। यहाँ मैं बैठा हूँ बोलने के लिए, मुझे बोलने दे प्लीज। सर ठीक है, अब ठीक आ रहा है आवाज? बिल्कुल सर, अभी Okay. परफेक्ट है, प्लीज। ओके, तो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो गया था आई गेस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द conceptual aspect of hatha yoga. Let me share the same screen again once more and continue the subject matter. Okay, I was hereby, I think, let me magnify the slide and the note too. Okay. Okay, so dear friends, I was talking about the literal meaning of Hatha Yoga. So the term Hatha Yoga is the composed of the two syllables Ha and Tha. Ha stands for the solar channel and the dominant right nasal cycle, and the Tha stands for the lunar channel. Practically, that is the dominant left nasal cycle. And thus Hatha Yoga is an attempt and effort to create the harmony between solar and lunar channel. I mean, it is the effort and means to induce the balance between right and left nasal cycle. So the harmony between left and right nasal cycle is called the awakening of Sushumna. So let me explain the same point from another angle. How is the life energy, how is the mental energy, and the harmony induced between Ha and Tha means solar and lunar channel by the practice of the Hatha Yoga practices is called the Sushumna, that is spiritual force. यानी हा का मतलब होता है जीवन शक्ति, ठा का मतलब होता है मानसिक शक्ति, और सुषुम्ना का मतलब यानी हा और ठा का बीच का जो संतुलित अवस्था है, एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, दोनों की जो बराबर संतुलन की स्थिति है, इसको हम सुषुम्ना कहते हैं और इसको हम स्पिरिचुअल शक्ति के रूप में भी परसीव कर सकते हैं। जब हमारी नजर साइकिल एक से दूसरे में शिफ्ट होती है, यानी राइट नेचुरली इंटरवल में होता है, तो जब एक नाड़ी से दूसरे नाड़ी में एनर्जी प्रवाह होती है तो बीच में ट्रांजिशन पीरियड आता है। अब उस ट्रांजिशन को ही हम सुषुम्ना कहते हैं और ये 3-4 मिनट स्वाभाविक रूप से होता है और उसके बाद फिर एनर्जी एक डोमिनेंट साइकिल से दूसरे में शिफ्ट हो जाती है। तो अगर हम दोनों नाड़ी को सोलर और लूनर दोनों चैनल को बराबर मात्रा में चला सके तो ये सुषुम्ना होता है। हठ योग का मूल उद्देश्य है पिंगला यानी ईड़ा और यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बराबर और संतुलित मात्रा में हमेशा चलाए रखना। दोबारा रिपीट करके कह रहा हूं, हठ योग के सभी साधना का मूल उद्देश्य है दायां और बायां सूर्य और चंद्र नाड़ी हीटिंग और कूलिंग चैनल चलाना और दोनों के बीच की जो हार्मोनी है हमेशा के लिए बनाए रखना। साथियों, जब हमारे अंदर सूर्य सौर सक्रिय होता है तो शरीर में शक्ति का जागरण होता है, हम एराउजल की स्थिति में होते हैं, एक्टिव होते हैं, वीरतापूर्ण कार्य करने में सक्षम होते हैं, इवन रोमांटिक एक्टिविटी में भी जो सूर्य नाड़ी है ज्यादा क्रियाशील होती है। ऐसा जब हम विद्यार्थी होते हैं, गुरु के सामने जाते हैं और इस स्थिति में होते हैं, शांति की अवस्थिति में होते हैं, तो हमारी कूलिंग चैनल एक्टिव होनी चाहिए। और जब हम आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, ध्यान धारणा के लिए तैयार होते हैं, बैठते हैं, तो हमारे दोनों चैनल सुषुम्ना नाड़ी क्रियाशील होनी चाहिए, जो हमारा करता है। मुख्य उद्देश्य है सभी नाड़ियों की शुद्धि, पिंगला और पीड़ा नाड़ी को दे, उसके बाद दोनों का समानुपातिक रूप में क्रियाशील करना मूल प्रयोजन है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं।
और जब सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक भाव का, ध्यान धारणा का एक मनोवृत्ति और भाव भूमि सहज ही बन जाता है। आपने सुना होगा हमारी परंपरा में संध्या काल में, हमारी संस्कृति में त्रिकाल संध्या का विधान है, प्रातः काल, साम्य काल और मध्य काल में। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें संध्या के समय में अपनी उपासना यानी भगवत कर्म ही करनी चाहिए। हमें और कोई सांसारिक कर्म ये है कि जो संध्या के समय में ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की स्थिति बनती है, एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसका शरीर यानी सुषुम्ना चल रहा है, यानी सूर्य और है, तो आप आध्यात्मिक अंदर सुषुम्ना की क्रियाशीलता होती है, सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ऐसी स्थिति में हमें केवल आध्यात्मिक साधना ही करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में हम सांसारिक कर्म करते हैं तो फलदायी नहीं होता है और उसका हमें सुफल नहीं मिलता है। ये शिव सूर्योदय जो सौर विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को सौर का ज्ञान और विज्ञान, सौर की क्रियात्मक पक्ष सिखाती है, उसमें बताई गई है। आप शिव सूर्योदय में को पढ़ेंगे तो आपको बड़ी रुचिपूर्ण चीज मिलेंगे। उसमें किस सौर में हमें कौन सी काम करनी चाहिए और किस सौर के प्रबलता में कौन सी काम करने से हमें कैसा फल मिलेगा, ये बातें बहुत बारीकी से बताई गई है। मेरा आज का प्रयोजन आपको सौर योग के बारे में ज्यादा प्रकाश डालना नहीं है, मैं केवल आपको हठ योग से संबंधित सौर योग की बातें निवेदन कर रहा था। तो दोबारा मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो ह का मतलब पिंगला होता है, यानी राइट नॉस्ट्रिल होती है, इसको आप सौर भी कह सकते हैं। इसका मतलब बायो एनर्जी होता है, तो बायो एनर्जी निसंदेह हमारे शरीर में पाई जाती है। इसी तरह से ठ का मतलब होता है ईड़ा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मून या फीमेल, दिस इज मेंटल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स दिस रिप्रेजेंट्स द माइंड, यानी ह इज द फिजिक एंड द थ इज द माइंड। एंड यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है नाड़ीज आर द एनर्जी चैनल्स दैट अलाउ द फ्लो ऑफ बायो एनर्जी। शरीर में जो प्राण वाहिनी मार्ग है उसको हम नाड़ी कहते हैं। नाड़ी वस्तुतः जो हमारे शरीर में स्नायु तंत्र होते हैं, नर्व्स होते हैं, हो सकते हैं। नाड़ी योग सिस्टम के हिसाब से सूक्ष्म शरीर के पार्ट है जिसमें प्राण प्रवाह होता है, प्राण वाहिनी मार्ग है। तो हम अगर भौतिक शरीर में नाड़ी की संगति बिठाते हैं तो हमारे शरीर के जो स्नायु है उसके साथ हम एक एनालॉजी तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में योग के सिद्धांत के आधार में नाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित प्राण वाहिनी मार्ग है। तो मैं हठ योग की चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। So as I told you, Hatha Yoga induces the harmony between physics, mind and spirit, and it helps to purify physics, bioenergy, energy channels, psychic centers and psychic domain, and it unblocks the congested energy channels and makes the energy flow rhythmic and balanced. And lastly, the ultimate outcome of Hatha Yoga is the harmony between solar and lunar channels and empowered physical, energetic, and psychological health. Of course, that is a mental practice, further practice of Raja Yoga. Dear friends, if we look at the origin and history of Hatha Yoga, Tantra can be accepted as its, the parent wisdom. And the Hatha Yoga has been originated and derived from the Tantra. Tantra is one of the most prosperous yoga system, covering Hatha Yoga and varied mantras and their practical aspects. आप हठ योग के उद्गम को देखेंगे तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि 6वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट ये हठ योग का काल माना जाता है। इस समय में हठ योग की सिद्धांत, साधना, अभ्यास, हठ योग संबंधित शास्त्रों का लेखन हठ योग के आदि योग के गुरु के रूप में
ही माने जाते हैं। भगवान शिव को ही हठ योग का परिणत माना जाता है। और हठ योग के द्वारा प्रदान की गई विद्या, यानी जो भगवान शिव के द्वारा की गई जो योग की विद्या, उसको परंपरा के जनक ऋषि मत्स्येंद्रनाथ ने स्थापित की। फिर उन्होंने उसकी ज्ञान और विज्ञान अपने शिष्य गुरु गोरक्षनाथ को दिया। तो इस तरह से हठ योग गोरक्षनाथ के द्वारा फिर उनके शिष्य हठ योग की सिद्धांत, इसकी क्रियात्मक पहलू, हठ योग के शास्त्र उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, इसकी चर्चा हम कर। वॉइस क्रैक हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, क्लियर नहीं? वॉइस क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है। इसमें कनेक्ट करके दे। अंकित भाई, am I यस okay? सर, अब परफेक्ट, अब परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके, तो मैं आपको हठ योग के जो उद्गम काल और इसके आदि गुरु और उसके बाद के सक्सेसर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था। और इसके बाद मैं आपको हठ योग के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, इसके सिद्धांत, दर्शन और क्रियात्मक पहलू, उनकी विधि, उनके फायदे, उनकी संभावित हानि को समझने के लिए वो बताता हूँ। हठ योग प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्माराम सूरी के द्वारा रचित है, ये महत्वपूर्ण हठ योग शास्त्र माना जाता है। घेरन संहिता जो महर्षि घेरन और राजा चंद्रकपाली के संवाद के रूप में है, ये मैं समझता हूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हठ योग का शास्त्र है। इसी तरह से गोरक्ष शतकम, शिव संहिता, योग तारावली भी हठ योग, गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता भी हठ योग। तो हठ योग के अवधारणा और कम कर दिया वहां से। हेलो, यस सर। अंकित भाई, सर, आवाज आ रहा है? जी सर, आवाज आ रहा है, पर जैसे ही आप रिदम में आते हो ना, तो वो क्रैकिंग होना शुरू हो जाता है। ओके, तो मैं डिवाइस चेंज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट लगेगा, तब तक अभी जैसे अभी सर ठीक आ रहा है। अभी जैसे आप बोले ना, अभी तो ठीक आ रहा है आपको। अच्छा, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हठ योग के जो संदर्भ ग्रंथ हैं वो क्या है, और उसके आगे मैं आपको हठ योग के जो क्रियात्मक अभ्यास है उसके बारे में बताता हूँ। भाई अंकित भाई, ठीक आ रहा है आवाज? बिल्कुल सर, अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है सर। ओके, सो हठ योग के जो अभ्यास है उनको घेरन संहिता में 7 बताया गया है। महर्षि घेरन इस तरह से हठ योग के 7 अंगों को वर्णन करते हैं। शोधनम दृढ़ता चैव, स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। यानी हठ योग के जो 7 साधन है, 7 अभ्यास है, ये हमारी शुद्धि, हमारी दृढ़ता, हमारी स्थिरता, हमारी धैर्यता, हमारी जो शरीर की लाघवता और आत्म साक्षात्कार, और इसी तरह से एक सुपर चेतना के साथ में एकाकार होने की शक्ति को प्रवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जो हठ योग के अभ्यास से हमें जो अलग अलग 7 सुफल मिलते हैं: प्योरिफिकेशन, स्ट्रेंथ, स्टीडीनेस, कामनेस, you have to say पेशेंस, लाइटनेस, रियलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये किसका सुफल है, क्या करने से हमें ये फल प्राप्त होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, जो षटकर्म है, षटकर्म के अभ्यास से हमारी शरीर की शुद्धि होती है। यानी जो हठ योग शास्त्र में 6 शुद्धि बताई गई है, उनके परिणाम स्वरूप हमारी शरीर शुद्धि होती है। आसन के अभ्यास से हमारे प्राण दृढ़ हो जाते हैं। देखिए, ये महर्षि पतंजलि का जो आसन रहना है और आसन की सुफल हमने चर्चा की है, इससे थोड़ा हटके है। अब हम हठ योग में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट
और इनके जो फल है इसमें थोड़ा वेरिएशन है, ये आपको कंपेयर करना है, समझना है। यानी षटकर्म के अभ्यास से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, यानी आसन के अभ्यास से हमें दृढ़ता प्राप्त होती है, मुद्रा के अभ्यास से हमें स्थिरता मिलती है, प्रत्याहार के अभ्यास से हमारे अंदर संयमता यानी धैर्य की शक्ति बढ़ जाती है। तो हठ योग की अवधारणा के मुताबिक षटकर्म यानी शोधन के अभ्यास है, आसन दृढ़ता पैदा करने वाली अभ्यास है, मुद्रा स्टीडीनेस पैदा करने वाली अभ्यास है, तो प्रत्याहार पेशेंस को बढ़ाने वाली अभ्यास है। तो इसी तरह से ऋषि घेरन आगे कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर हल्का हो जाता है और शरीर की लागवता प्राप्त होती है। इसी तरह से जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान के अभ्यास से हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो जाता है, और समाधि के अभ्यास से हम अपनी बेस्ट क्षमता को विराट चेतना के साथ एकाकार कर जाते हैं, यानी हमारी जो बेस्ट चेतना है विराट चेतना के साथ निर्लिप्त हो जाती है। इस तरह से हठ योग में सप्तांग योग की बात की गई है और 7 तरह के साधन बताए गए हैं और 7 तरह के सुफल इस तरह से बताई गई है जो मैंने आपके साथ साझेदारी की। तो अंकित भाई आवाज ठीक चल रहा है? बिल्कुल सर, अभी परफेक्ट सर। ओके, तो अब हम आगे एक एक को लेते हैं जो हमारा ये योग चिकित्सा का मेन विषय वस्तु है। घेरन संहिता में आप जो सिद्ध क्रियाएं हैं योग के षटकर्म जिसको कहा जाता है उसको देखेंगे तो ऋषि ये षटकर्म को इस तरह श्लोक में बताते हैं। मैं चाहता तो आपको केवल ये षटकर्म का नाम स्लाइड में लिख देता। मैं चाहता हूं कि आप योग के शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों पहलू को लेकर चलें और योगा थेरापिस्टों को सभी आयाम से योग की विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए। तो ये षटकर्म के नोमेनक्लेचर के बारे में आप घेरन संहिता में देखते हैं तो इस तरह की श्लोक पाई जाती है। धोतिर वस्तिस तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्मानि समाचरित। धोती, वस्ति, नेति, नवली, त्राटक, कपाल भाति ये 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं हैं। ये के अभ्यास करने से हमारे शरीर की और घट की शुद्धि हो जाती है और हम आसन के लिए प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी हमारा शरीर हमारी शरीर के जो एनर्जी को प्रभावित करने वाले मार्ग हैं ये शुद्ध हो जाते हैं और ऐसे शुद्ध क्रिया करके अपने आप को डिटॉक्सिफाई और प्योरीफाई करके हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनका सुफल हमें अच्छा मिलता है और जल्दी मिलता है। तो ये जो षटकर्म है आज के जो क्रोनिक इलनेस की महामारी है, जो क्रोनिक इलनेस के साथ हम जूझ रहे हैं उनका हमें प्रिवेंशन करना है, उनका हमें ट्रीटमेंट करना है, इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए मैं ये जो षटकर्म की कॉन्सेप्ट, इन विधि, इनके प्रभाव और ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि ये प्रैक्टिकल इसी अंदर अपने आप भी कर सकें और आवश्यकता पड़ने पे दूसरों को भी करा सकें। अगर मैं षटकर्म को थोड़ा आधुनिक भाषा में बोलूं तो ये शरीर के अंदर मॉर्बिडिटी और ऑक्सीजन को बाहर फेंकने की तरीके हैं। इनके अभ्यास से हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में एक होमियोस्टेसिस जनरेट होता है। और आप साइंस के विद्यार्थी होंगे, आपने थोड़ी भी ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो परफेक्ट होमियोस्टेसिस है वही शरीर की हेल्दी और वेलनेस की स्थिति है। तो इसी तरह से षटकर्म का अभ्यास हमारे नाड़ियों की मल विक्षेप को यानी हमारे जो ऊर्जा प्रवाह के मार्ग हैं उसको भी अनब्लॉक करते हैं और साथ साथ में टू बी वेरी ऑनेस्ट cleansing techniques target the purification of morbidity from physical body and energy channels, and in addition to this point these cleansing techniques are also supportive to purify the energy channels and to activate the hidden and secret psychic faculties. अब ये शोधनम, ये बातें मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, ये बात भी मैंने आपको शो किया
अब मैं आपको घेरन संहिता में जो शुद्धि क्रिया बताई गई हैं उनका एक फ्लो बताने की कोशिश करता हूँ। शुद्धि क्रिया यानी षट कर्म 6 हैं: धोती, वस्ती, नेति, नौलिकी, नौली, त्राटक, कपालभाति। अब मैं धोती की बात कर लेता हूँ। जो धोती क्रिया होता है इसको हठयोग शास्त्र में 4 भाग में वर्गीकरण किया है: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। आप इस फ्लो चार्ट के केवल इसी विंग को फोकस करने की कोशिश करिए। धोती मुख्य रूप से जो घेरन संहिता में वर्णित की गई है वो 4 है: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अंत धोती के अगेन 4 टाइप्स हैं: बादसार, बारीसार, बैनिसार, बहिष्कृत। इसी तरह से दंत धोती के भी 4 टाइप है: दंत मूल, जीवामूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। ये मुझे लगता है आपको ये वर्ड की विजिबिलिटी उतना नहीं हो पा रही होगी। इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही हठ योग के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा से युक्त पुस्तक आपको भेज दिया है। आप घेरन संहिता में सबसे पहले चैप्टर को खोलेंगे तो आपको ये सारे अभ्यास वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से धोती का तीसरा टाइप है हृदय धोती, जिसमें अगेन 3 तरह की अभ्यास आती है: दंड धोती, बमन धोती, वस्त्र धोती और लास्ट है मूल शोधन। साथियों, मैं आपको यहाँ पे जोड़ दे के दोबारा कहना चाह रहा हूँ, जो आज की आदि व्याधियाँ हैं ये मॉर्बिडिटी के कारण और टॉक्सिन के एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। और रोग को रोकना है, यानी हम रोग से हमें बचना है, और कोई व्याधियाँ हमें हो गए हैं उनके इंटेंसिटी को कम करना है, तो योग चिकित्सा में सबसे ज्यादा भूमिका शुद्धि क्रियाओं की होती है। इसीलिए आप ऑलरेडी इन क्रियाओं को समझ चुके हैं, इनका अभ्यास आपको सही से आता है। आप इसको अपने लिए और दूसरे के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य संवर्धन और व्याधियों के निवारण के लिए प्रयोग करते हो तो आपको शुक्रिया। अगर आपको नहीं आता हो तो आपको ये चीजें भली भांति सीखने की पैशन पैदा करनी होगी। Let me repeat once more. These cleansing techniques play vital role in the purification and detoxification of the body and energy channels, which are the basic causes behind the onset of health problems. तो ये अभ्यास को आपको बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है, अभ्यास करना है और करवाना है। योग शिक्षा में इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होती है। तो इसी तरह से जो बस्ती है, बस्ती के 2 पार्ट हैं: जल बस्ती, शुष्क बस्ती, यानी दिस इज वाटर एनिमा, दिस इज एयर एनिमा। नेति अगेन 2 टाइप की है: जल नेति, सूत्र नेति। इसमें हम जल के प्रयोग करते हैं, इसमें हम थ्रेड का यूज करते हैं। इसी तरह से नौली है, त्राटक है। कपाल भाती के 3 वेरिएशन है: बात कर्म, द्युत कर्म, शीत कर्म। तो मैं अब आपको एक एक अभ्यास में ले जाता हूँ। हो सकता है आपको इतने सारे अभ्यास, मैंने अभ्यास तो 6 ही हैं, 6 के जो फर्दर डिवीजन है वो थोड़ा आगे बढ़ के हैं, तो आपको एक बार समझने में हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो रही हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपको इनको सीखने की पैशन है तो आप एक एक अभ्यास को जब प्रैक्टिकल में उतारेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे और इनका अभ्यास भी आपके जिंदगी में सज जाएगा और इनका आप प्रयोग भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे बात करते हैं एक एक धोती की। शायद आप इस फिगर को देख पा रहे हो, तो अब यहाँ मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात यह है कि ये जो कपालभाति है, जो हमने षट क्रिया की बात आपसे करी, ये कौन सी? धोती, इसके बाद बस्ती, नौली, कपालभाति, नेति, त्राटक, ये अभ्यास है। तो मैं आपको इस एक मोटे पिक्चरल डिस्प्ले से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शुद्धि क्रिया शरीर के कौन कौन सी भाग को सफाई करती है, यानी कौन सा अभ्यास हमारे के शरीर के कौन से पार्ट को साफ करता है, ये मेरा उद्देश्य है। जो हमारी धोती है ये जीआईटी कैनाल के सफाई के लिए होती है, और धोती के अलग अलग जो टाइप्स है हमने आगे डिस्कशन करी। ये जीआईटी के अलग अलग हिस्से को टारगेट करती है। जब मैं आपको एक एक बताऊंगा तो ये सारी बातें खोल के समझाऊंगा। यानी धोती मूलतः
हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनल है, उसके सफाई के लिए है। इसी तरह से जो बस्ती है ये कोलोन की सफाई के लिए है। अगेन हमारी जीआईटी का जो नीचे वाला हिस्सा है, कोलन का पार्ट है, उसके सफाई के लिए है। और हमारी जो नेति है, दिस इज स्पेशली फॉर द क्लींजिंग ऑफ द कंडक्टिंग ईयर पैसेज, that means the nasal passage and of course nasopharynx and trachea. Or similarly, Tratrach is confined to the purification of the eyes. Kapalbhati clears the sinus. हमारे जो यहाँ पे इथोमाइड और सबलिंगुअल ये करके 4 तरह के जो हमारी साइनस पाई जाती है, तो कपालभाति बेसिकली हमारी साइनस को क्लियर करता है। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कपालभाति के अभ्यास से हमारी सेरेब्रल बेसिकली जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फ्रंट वाला पार्ट होता है, फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो बढ़ जाता है। हमने पतंजलि में एक रिसर्च की थी ये जानने के लिए क्या जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे ही कपालभाति की अभ्यास से हमारा जो आगे वाला माथा है चमक जाता है। तो शास्त्र में जो अलंकारिक तरीके से कपालभाति की कही गई है, इसका मतलब मैं समझता हूँ ये तो नहीं है जैसे हम ब्यूटी पार्लर में जाके माथे को चमकाते हैं, इसका प्रयोजन और इसका जो तत्व ऐसा नहीं होगा। और हमारी इस भाग को चमकाना है, इसके कांति को बढ़ाना है, तो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए। इस बात को परखने के लिए, इसकी सत्यता को जानने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटेशन की थी और उसमें ये उभर के आया कि कपालभाति के अभ्यास से हमारे जो फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। और ऐसा होने से हमारी जो याददाश्त क्षमता है, हमारी परसीविंग पावर है, रिटेंशन का पावर है, रिकॉल है, ओवरऑल मेमोरी सही हो जाती है। दिस आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट। तो साथियों इसी तरह से जो नौली का अभ्यास है, नौली का अभ्यास हमारे अगेन पेट को और हमारी जो नॉब प्लेक्स है उसको टारगेट करता है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेट होती है, उनकी मसाज होती है, उनमें ब्लड का फ्लो अच्छा जाता है। अच्छा होने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छा होना। और जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अच्छी होती है तो सेल में जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में निहित कोशिकाएं हैं उनमें जो एनर्जी फॉर्मेशन की क्रिया अच्छी हो जाती है और वो हेल्दी हो जाते हैं और इफिशिएंटली कार्य करते हैं। तो मैंने आपको ये सब क्रिया में से आई थिंक सबकी बातें बता दी। नेति बच गया है। हाँ, नेति के अभ्यास से हमारी नेजल पैसेज क्लियर हो जाती है। नेति के अभ्यास से हमारी आँख की भी सफाई होती है। हम नेति में जेल का और थ्रेड का प्रयोग नेजल पैसेज में करते हैं, तथापि उसमें जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, उसके प्रभाव से आंख से आंसू आती है, एक सिंपैथेटिक अराउजल की स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से नेति के अभ्यास हमारी जो कंडक्टिंग एयरवेज हैं उसको साफ करता है। इसी तरह से न्यूरल रिफ्लेक्स के द्वारा हमारी आंख को भी सफाई करता है। और लास्ट में मैं समझता हूँ त्राटक बच गया है। त्राटक के अभ्यास में हमारी अभ्यास से आंख की शुद्धि और जो 6 तरह की शुद्धि की अभ्यास बताई गई है शरीर की शुद्धि के लिए, ये हमारी ओवरऑल शरीर की शुद्धि और सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंकित भाई आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सर, परफेक्ट आ रही है। ओके, तो नॉइज आ रहा था इसलिए। तो मैं अब एक एक अभ्यास में आगे मूव करता हूँ। सबसे पहला जो अभ्यास था षटकर्म का वो धोती था। धोती के भी जो 4 वेरिएशन थे उसमें सबसे पहला था अंत धोती। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, ये 4 थे। और 4 में से हम एक कैटेगरी में जाते हैं और उसको फोकस करके बात करते हैं। जो हमारी अंत धोती है, अंत धोती 4 तरह की है। बादसारम, बारिशारम, बैनिशारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय, यंत्र धोती चतुर्वेदा।
यानी जो अंत धोती है ये 4 तरह के हैं, बादसार, बारीसार, बहनीसार, बहिष्कृत। तो जो बादसार है ये हवा खाने की और हवा को अमाशय में रोक के दोबारा ब्लीच आउट करने की तरीका है। बारीसार को हम सामान्य भाषा में शंख प्रचालन कहते हैं, और शंख प्रचालन हमारी मुंह से लेकर एनस तक पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की शोधन करता है। और जो बहिनीसार है इसको हम अग्निसार क्रिया भी कहते हैं। और ये बहिष्कृत धोती हवा को खा के एनस के द्वारा निकालने की विधि है। तो ये अंत धोती के 4 वेरिएशन है। मैं आपको एक एक धोती की बात आगे बताने की कोशिश करता हूँ, इनकी विधि, इनके फायदे और इनकी सावधानी, इनकी प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक इम्प्लीकेशन भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हमारे पास एक अलग से पेपर भी है, साइंस ऑफ योगा प्रैक्टिसेस, जहाँ हमें ये सभी अभ्यास की ज्ञान विज्ञान के बारे में एविडेंस बेस्ड चर्चाएं करनी है। तथापि कंटेक्चुअली मैं आपको कुछ साइंटिफिक बातें यहाँ भी साझेदारी कर दूंगा। साथियों, जो गहन संहिता में हवा को खाने की तरीका बताई गई है वो का की मुद्रा के द्वारा बताई गई है। यानी हम कौवे की चोंच की तरह मुंह को बनाएं और मुंह से हवा को पिए और अमाशय में ले जाएं। ऐसा करने के लिए का की मुद्रा की अभ्यास की अच्छी प्रशिक्षण और साधना चाहिए। बिगिनर्स में ये इतना जल्दी नहीं हो पाता, तथापि आप अभ्यास करें तो हो भी सकता है। यहाँ पे एक बार लिखी गई है, देन स्लोली एक्सपेल द एयर थ्रू द लोअर पैसेज, गलत है, स्लाइड में गलत हो गई है। यहाँ पे लोअर पैसेज से इसको नहीं निकालना है, स्टोमक में ले जाना है, 4-5 मिनट उसको रिटेन करके फिर बाहर ब्लीच आउट करना है। यानी मुंह से खाना है और मुंह से ही निकालना है, ये इसकी विधि है। तो इसमें जो हम हवा पीते हैं इसके लिए शास्त्र में हठयोग की यानी प्रक्रिया में का की मुद्रा की अभ्यास बताई गई है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको शुरू में एक इसकी अभ्यास इसके जो अभ्यास क्रम है, अभ्यास की तरीका है वो बताया था पहले दिन, शायद जब मैं आपको ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम की करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ पेपर्स, उनके वेटेज और डिटेल कंटेंट वर्कआउट के बारे में बोल रहा था, तो मैंने शुद्धि क्रिया के बारे में कुछ बोला था, तब आपको बताया था। तो इसके लिए आपको गिलास में पानी लेना है और ये पानी भर के ऐसे स्ट्रो को लेना है और स्ट्रो को ऊपर से पंचर करना है और इस तरह से पानी को पीना है। जब आप एक गिलास पानी को पंचर्ड स्ट्रो से पिएंगे तो आपके स्टमक में पानी से हवा जाता है और वो हवा अगर आप खड़े होंगे, आप खड़े बने रहेंगे तो आप उसको फिर डकार के रूप में निकाल देंगे। तब इसीलिए जब आप हवा को पिएंगे तो आपको लॉक लगाना है और उल्टे आसन आ जाना है। अंकित भाई थोड़ा नॉइज आ रहा है, उसको प्लीज मैनेज कर लीजिए। अंकित भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंकित भाई, हेलो। यस सर, हो गया। ओके, सो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि आप गिलास में पानी लें और पानी को जो में स्ट्रॉ को डुबाएं और जो पानी में स्ट्रॉ का डूबा हुआ नहीं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पंचर करें, फिर उसको पिए। तो ऐसा इस तरह से आप पानी पिएंगे तो पहला हवा जाएगा स्टोमक में, उसके बाद पानी जाएगा, फिर उसके बाद आप जालंधर बंद लगा ले इस तरह से और उल्टे पोज में आके उसको होल्ड कर लें। कम से कम 5 से आई थिंक 10 मिनट तो आपको करना चाहिए। 10 मिनट करेंगे तो अपने आप वो हवा है स्टोमक में रहेगा, बेसिकली स्टोमक के पायलोरी रीजन में वो जाके स्थिर हो जाएगा और हमारे आमाशय में जो माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म है जैसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो अम्ल पित्त का गैस्ट्रिक अल्सर का मेन वजह है, बैक्टीरिया है, ये भी इनहिबिट हो जाता है। तो ये आपकी बादसार की आसान विधि है जिसकी अभ्यास आप भी कर सकते हैं
अब आप इसको हाइपर एसिडिटी के मरीज को, गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज को भी करा सकते हैं। तो इससे हेलिकोबैक्टर पायलोरी इनहिबिट हो जाता है और वो इनहिबिट होने से हमारी हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए योग शास्त्र में बादशाह धोती के बारे में कहा गया है, बात सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्वरोग चैकरम देहाल विवर्धकम। यानी इसके साइंस मैंने आपको पहले भी बताया था। जो भी हम पानी और खाना खाते हैं और उसमें जो स्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक नेचर के होते हैं, वो हवा के संपर्क में बने रहने से मर जाते हैं, उनका इनहिबिशन हो जाता है। इस अभ्यास को हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो हम हमारे अंदर आने वाले इस तरह से जीवाणु इनहिबिट हो जाते हैं और हमारे अंदर रोग पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इस सेंस में ऋषि ने इस बात को कहा होगा, फिर भी इसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को अन्वेषण करना, ढूंढना अभी भी बाकी है, ढूंढा जाता है। खैर, आप लोग थेरापिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहें तो इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। ये मेरा आपके लिए सुझाव है। इसमें कोई मेडिकल योगा थेरापी के दौरान रिसर्च को भी अपना पैशन बनाएं, इसमें खोज और करने की जरूरत है। इसी तरह से मैं आपको अब 22 आहार के बारे में समझा रहा हूं। तक सफाई करने का सबसे कारगर तरीका है, में संघ प्रचालन कहते हैं और किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। और सबसे पहले मैं कहूँ तो आपको तक सर वापस वही समस्या आ रही है, हाँ, ब्रेकिंग वाली। हेलो सर, वापस वो ब्रेकिंग वाली समस्या आ रही। अच्छा, क्रैकिंग आ रही है। मेरे को ये लेफ्ट ने क्यों बंद कर दिया इसको? आवाज आ रही है? अब सर थोड़ा ठीक है, ओके। शायद वो इंटरनेट जो है ना, बार बार वो स्लो हो जाता होगा, इसके कारण होता होगा। तो इंटरनेट भी डबल ड्यूअल चल रहा है ना इसमें। स्वान करना। अंकित भाई, कैसी आ रही है आवाज? बिल्कुल सर, अब परफेक्ट, परफेक्ट सर, अब परफेक्ट। उसको डंगल ऑन है। ओके, जस्ट मैं एक काम कर लेता हूँ फिर करना। अंकित भाई, जस्ट 1 मिनट। यस सर। सर टेक्निकली क्या होता है कि जब पीपीटी हम शो अप करते हैं ना, ओके, ये पता नहीं कैसी प्रॉब्लम होती है। आवाज तो सही है। हेलो सर, आवाज नहीं है। स्लाइड दिख रहा है आपको? यस सर, स्लाइड है, सब अब आ रही है सर, अब आवाज आपकी। ओके ओके, परफेक्ट। अब स्लाइड परफेक्ट सर। एक बात बताऊं मैं, जब भी पीपीटी शो अप करते हैं ना तो बैंडविड्थ ज्यादा यूज होता है, पर पीडीएफ यूज करते हैं ना हम, उसका ही पीडीएफ कर देते हैं ना हम, तो बैंडविड्थ कम यूज होता है। तो शायद कल से यही पीपीटी को आप पीडीएफ कर दो ना, तो ऐसा शायद नहीं होगा सर। ओके, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल सर, अच्छे से। अभी ओके सर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने ड्यूअल कनेक्शन कर दिया। एनीवे, तो मैं आपको संघ प्रचालन के बारे में बता रहा था। सभी सहभागी ध्यान से सुन लें। ये शरीर की शुद्धि के लिए, बेसिकली पाचन रोगों से बचने के लिए, और जिसको हो गया है उसको टिकने के लिए सबसे कारगर अभ्यास है। बहुत सारे लोग इन दिनों, अगर मैं पाचन तंत्र की व्याधि की दुनिया में संघ प्रचालन से अच्छा कोई टेक्निक नहीं है जो आहार नाल को मुंह से लेकर एनस तक निरापरत तरीके से, कुदरती की तरीके से साफ कर लें। आप चूर्ण खाएंगे या कोई भी एनिमा लगाएंगे तो भी सफाई आंशिक ही हो पाता है, लेकिन संघ प्रचालन से पूरा का पूरा सफाई हो जाता है। और इसको करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ।
इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी उबालना है और उस पानी में आपको नमक डालनी है। नमक उतनी डालनी है, आई थिंक 1 लीटर में 5 ग्राम ये नमक का ऑप्टिमल रेशियो है। फिर भी मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, व्यावहारिक भाषा में, तो आपको उतनी नमक डालनी चाहिए जितने आप सब्जी में खाते हैं, ठीक है। फिर पानी को आपको कुनकुना करनी चाहिए, यानी उसको ठंडा कराना चाहिए। जितना आपकी बॉडी टेम्परेचर है उतना पानी की टेम्परेचर जब हो जाए, फिर उस पानी को आपको उकटू बैठ के, यानी उत्कट आसन में बैठ के पीना चाहिए। यहाँ पे ये आपका पहला अभ्यास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है गेस। ओके, पहला अभ्यास आप उत्कट आसन तो समझते ही होंगे। उत्कट आसन बड़ा सरल और सहज अभ्यास होता है। आप योग के प्रशिक्षक हैं तो आपको उत्कट आसन कैसा होता है जरूर पता होगा, और नहीं तो हम अगले प्रैक्टिकल सेशन में आपको करके भी शो कर देंगे। तो जब जो आपकी ल्यूकवार्म वाटर है, जिसको आपने सलाइन बना रखा है, जिसमें नमक, उत्कट आसन में बैठ के 2-2 गिलास पीना है। फिर 2 गिलास पीने के बाद करनी है, सबसे पहले आपको ताड़ासन करना है। कम से कम एक आसन को आपको 5 से 8 बार करना है। जब आप 2 गिलास पानी पिएंगे तो आपको कम से कम 5 से 8 बार ताड़ासन करना है। 5 से 8 बार आपको तिर्यक ताड़ासन करना है, और इसी तरह से 5 से 8 बार आपको कटिचक्र आसन करना है। इसी तरह से 5 से 8 बार आपको तिर्यक भुजंगासन करना है। 5 से 8 बार आपको उदराकर्षण करना है। तो इस तरह से हर एक अभ्यास को 5 से 8 बार करने के बाद आपको दोबारा फिर उत्कट आसन में जाके 2 गिलास पानी पीनी है। फिर इसी आसन के चक्र को उतना ही फ्रीक्वेंसी से आपको रिपीट करना है। फिर आपको ये साइकिल पूरा करने के बाद दोबारा 2 गिलास पानी पीना है। अब आप 6 गिलास पी चुके हो, और फिर आपको ये सारे अभ्यास के क्रम को उतने ही बार वैसे ही तरीके से दोहराना है। तो ऐसे आप करते चले जाएंगे, ठीक होगा। अगर आप या आप इस वजह का ज्यादा शिकार नहीं होगा तो कम से कम 10 से ही मोशन का अर्थ फील होगा। और फिर पहले मल निकलेगा, मल के निकले के बाद फिर अगर पेट की सफाई हो गई हो तो पानी निकलना शुरू करता है, और ये पानी निकलने का क्रम हमें उस पानी के कलर को हमें ध्यान, अगर आपका पीला पानी नहीं निकल रहा है तो फिर आपको दोबारा जाके 2 गिलास पानी, तो ऐसे करते करते विसर्जन के लिए जाना है। तब तक जब आपके पेट में से स्टूल के रूप में पीला पानी आने लगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी संचालन की क्रिया पूरी हुई और आपका आहार नल जीआईटी साफ हो गया, ठीक है। तो ये संघ प्रचालन का अभ्यास है, और ये अभ्यास साल में स्वस्थ व्यक्ति को भी 2 बार तो कर ही लेना चाहिए। इस अभ्यास के लिए मार्च और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। बसंत या शरद ऋतु ये सबसे अच्छे होते हैं। और इस अभ्यास में करने से पहले 1-2 दिन पहले से आपको आहार विहार बिल्कुल सादा करना चाहिए, और ये अभ्यास जिस दिन किया जाना हो उससे 1 दिन पहले, उससे पहले का आहार आपको बहुत सरल लेना है। और इस अभ्यास के 3 आपको नहाना नहीं है, और इस अभ्यास के 45 मिनट के बाद आपको धुली मूंग की खिचड़ी खानी है। उसमें आपको घी एथेस डाल के खाएंगे, यानी आप खिचड़ी बनाएंगे, सादी खिचड़ी जिसमें हल्का सीधा नमक होगा और मूंग की दाल होगी। उसमें आपको घी मिलाना है, और घी मिला के आपको भरकट गले भर से भर तक खाना है। और यहाँ पे आपको एक बात की छूट है, योग शास्त्र में आहार के बारे में ये बताया गया है कि हमारी आमाशय को हमें 50% या 75% ही भरना चाहिए, लेकिन जिस दिन हम संघ प्रचालन करते हैं उस दिन हम खाना को पूरा का पूरा स्टोमाक में डाल सकते हैं, यानी पूरा का पूरा आमाशय आहार से हम भर सकते हैं। यानी लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा, जब आप खिचड़ी में घी मिलाते हैं तो ये घी बाद में नहीं मिलाना है, ये घी पकाते समय ही मिलाना है, ताकि आपका घी पूर्ण रूप से अच्छे से आपके खिचड़ी में मिल जाए। जैसे हम पानी में
घी को डालते हैं, यानी फैट को डालते हैं तो ऊपर तैरता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए, कि पूरी खिचड़ी में मिल जानी चाहिए। तो आपको यथेष्ट मात्रा में भरपेट खिचड़ी खाना चाहिए घी डाल के। और संचालन करने के बाद 7 दिन तक डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट हमें नहीं खानी चाहिए, साइट्रिक चीज़ नहीं खानी चाहिए, तीखे चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो 1 महीने तक आपको नॉन वेज वाली डाइट, फास्ट फूड, साइट्रिक और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको संघ प्रचालन का लाभ अच्छा मिले और आपका शरीर शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो आपको ये सावधानी जरूर करनी चाहिए। और ये अभ्यास हाई बीपी के मरीज को नहीं करनी चाहिए, जिसके बैक में सीवियर प्रॉब्लम है, डिस्क प्रोलैप्स है, सर्जरी है, प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिसकी सी सेक्शन डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी हो, उसको भी कम से कम 6 महीने से पहले अभ्यास को नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की, इसी तरह से अल्सर हो तो ये अभ्यास नहीं करनी चाहिए। अल्सर का मतलब मैं पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर करना है तो आपको समझदार, सुयोग्य और अनुभव से सिद्ध योग साधक या चिकित्सक की सहारा लेना है। और ये आपकी संघ प्रचालन की सावधानियां हैं, और ये सावधानी आप फॉलो करके अभ्यास को करते हैं तो ये आहार नाल की शुद्धि में सबसे कारगर उपाय सिद्ध होता है। और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस को मेंटेन करने के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा क्रिया कोई नहीं हो सकता। इसका आप साइंस समझ लीजिए, करके देखिए तो आपको इसका एहसास होगा, आप फील करेंगे वास्तव में दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द क्लिनजिंग ऑफ द इंटायर जीआईटी एंड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो ये मैं आपको थोड़ी इसकी साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम पानी पीते हैं तो पानी सबसे पहले स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में ताड़ासन करते हैं तो आगे बढ़ता है। आपको पता हो इंटेस्टाइन के बीच में जो गेट होता है, उस गेट को हम पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, और शायद पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारी अमाशय के निचले हिस्से और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से को जोड़ता है। जब हम ताड़ासन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये फूल जाती है और पानी अमाशय से छोटी आंत में थोड़ा थोड़ा करके प्रवेश करता है। इसीलिए हमको 8 बार, 5 से 8 बार करना होता है। जब आप ताड़ासन करेंगे तो उसके स्ट्रेचिंग के प्रभाव से पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है, तो थोड़ा पानी नीचे छोटी आंत में आता है। एक ही बार में पूरा का पूरा स्टोमक का कंटेंट कभी भी छोटी आंत में नहीं आता है। ये जीआईटी मोटिलिटी की फिजियोलॉजी है। और तो आपको जब आप 5 से 8 बार कर लेते हैं तो ये पानी आपकी अमाशय से छोटी आंत में यानी डुडेनम में आती है। और फिर जब उसके बाद आपको क्या करना होता है, मैं एक बार फिगर दिखाता हूँ। उसके बाद आपको तिर्यक ताड़ासन करना होता है। तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास जो हमारी छोटी आंत में पानी आती है अमाशय से, उसको आगे प्रोपेल करने में छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम डुडेनम करते हैं, फिर बीच वाले हिस्से को हम जेजुनम कहते हैं, सबसे लास्ट वाला हिस्सा को हम इलियम करते हैं, जो जाके बड़ी आंत के साथ जुड़ता है। यानी जो बड़ी आंत और छोटी आंत का कनेक्शन होता है, जंक्शन होता है, उसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। फिर तो इस तरह से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास जो डुडेनम में अमाशय से प्राप्त पानी है, उस पानी को आगे छोटी आंत के अन्य हिस्सों में नीचे की तरफ प्रवाहित करने में सहायता करती है। और इसके बाद जो हम अभ्यास करते हैं वो अभ्यास है कटी चक्रासन। अगेन ये भी जो हमारे जेजुनम में स्थित पानी है, यानी डुडेनम से जो जेजुनम में पहुंचा हुआ पानी है, उसको आगे इलियम तक ले जाने में सहयोग करता है। और जो तिर्यक भुजंग आसन है, ये अभ्यास के प्रभाव से जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो गेट है, जिसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, ये खुल जाता है। और ये स्फिंक्टर खुलने से फिर पानी हमारी
एसेंडिंग कोलोन में आ जाता है। ये पानी एसेंडिंग कोलोन में बोलूं या मैं सिकम में बोलूं, इलियोसिकल वाल्व खुलता है तो पानी आता है सिकम में। फिर इसके बाद हम आगे जो अभ्यास करते हैं उदराकर्षण की, मैं बैक दिखाता हूं आपको वही स्लाइड। फिर हम उदराकर्षण की अभ्यास करते हैं तो इसके अभ्यास से ये पानी फिर एसेंडिंग कोलोन से होते हुए ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन में आता है और फिर हमें प्रेशर बनता है, हम मोशन के लिए बाहर जाते हैं। तो इस तरह से संघ प्रचालन में प्रयोग की जाने वाली जो 5 आसन है, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटि चक्रासन, त्रिक भुजंगासन और उदर आकर्षण, ये हमारी गैस्ट्रिक कंटेंट की मोटिलिटी में इस तरह से मैकेनिकल इफेक्ट जनरेट करते हैं और जिसके प्रभाव से हमारे द्वारा पिया गया जो पानी है अमाशय से होते हुए डुडेनम, डुडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से सीकम, सीकम से एसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड, रेक्टम और एनल, कैनल और एनस होते हुए बाहर आता है। और ये पूरा का पूरा आहार नाल, हमने पानी कहाँ से पिया था? हमने पानी पिया था मुंह से। तो ये पूरी आहार नाल की सफाई संघ प्रचालन से हो जाती है और आहार नाल की शुद्धि स्वास्थ्य की कुंजी है। यानी जिसका पाचन तंत्र अच्छा होता है, जिसकी पाचन, अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त होती है, वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता। अगर हम एक्सीडेंटल, सर्जिकल और कंजेनाइटल केस को छोड़ दें तो आरोग्यता प्राप्त करने के लिए हमें आहार तंत्र को यानी पाचन तंत्र को शुद्ध और सिद्ध यानी क्लीन, परफेक्ट और इफिशिएंट बनाना होता है। इसके लिए यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है, काफी कारगर है। तो साथियों, मैंने आपको ये धोती की जो 4 टाइप्स हैं उसमें से जो धोती का जो दूसरा टाइप हम निर्धारित समय सीमा से तो इंटरेस्टिंग है, अपडेट है, प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इसमें थोड़ा वक्त लगा और मैं आज की बात यहीं पे रोकता हूँ। इसके साइंस के बारे में और हम बोल सकते हैं और हम आगे क्लास में इन शुद्धि क्रियाओं को एक एक लेके चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूँ कि प्रिवेंशन और थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें समय देनी चाहिए, इनको अच्छे से समझनी चाहिए, इनका अभ्यास और कौशल हमें आनी चाहिए, इनका साइंस हमें पता होना चाहिए, ताकि हम व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, उनके जेंडर और नेचर के हिसाब से करा सकें और कर सकें। तो आज का मेरा डेलिब्रेशन जो फर्स्ट सेशन का यहीं पे समाप्त होता है और इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करिए, सवाल पूछिए। अंकित भाई? ओके जी सर। ओके, लोपा साहा, आप लोपा बहन सवाल पूछिए। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आपने जो संघ प्रक्षालन का जो बताया है उसमें आपने बोला कि हाई बीपी ये सब बताया कि एक मतलब 5-6 लोगों को नहीं करवा सकते। उसमें बच्चे का मतलब 10 साल से ऊपर के बच्चे, मतलब उसका कोई जिक्र नहीं हुआ था, मतलब आपने कुछ बताया नहीं। अच्छा, उम्र की को बात करवा सकते हैं? उम्र की बात? हाँ यस सर। उम्र की बात में आपको एज ग्रुप नहीं बताया कि आपने कौन मतलब स्टार्टिंग कौन से एज से होती है? ऐसे संघ प्रचालन के अभ्यास मैं समझता हूँ कि हमें 15 साल के बाद ही करानी चाहिए। छोटे उम्र के बच्चों को नहीं करानी चाहिए। मैं मिनिमम एज ग्रुप करूँ तो 10 साल से कम तो नहीं होना चाहिए, 10 प्लस के लोगों को ही कराना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देवयानी बहन पूछे सवाल। हाँ सर, मेरे को 2 सवाल थे। जो हम लोग लघु संघ प्रक्षालन करेंगे तो जो पानी पीने की जो प्रक्रिया है उसके कितने राउंड्स करने हैं हमको टोटल? वैसे पानी आपको फटाफट पीना होता है, उसमें सिप सिप करके नहीं पीना है, पानी को बिल्कुल गट गट पीना है। 2 गिलास पीना चाहिए एक बार में।
गिलास का मतलब इतने ही गिलास, ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, 6 ml। इतने ही अच्छा, बड़ा गिलास। गिलास। मेरे ख्याल से इसमें कितना पानी आता होगा, 200 ml, 250 ml। हाँ, इतने 2 गिलास पानी आपको पीनी चाहिए, सलाइन वाटर, ल्यूकवार्म। और कोई कोई लोग इसको वॉमिट ना हो जाए ऐसा उसको लोगों को अगर सलाइन वाटर पर लोग पानी पीते हैं, सलाइन वाटर लेते हैं तो किसी को वॉमिटिंग आ जाती है, इसीलिए लोग नींबू भी मिलाते हैं। लेकिन मैं आपको नींबू मिलाने की सलाह नहीं दूंगा। नींबू साइट्रिक होता है। जब हम संघ प्रचालन के थ्रू जीआईटी की सफाई करते हैं तो पूरा का पूरा म्यूकस का लेयर डिप्लेट हो जाता है, पूरा फ्लश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में साइट्रिक चीज ज्यादा लेना अच्छा नहीं है। वैसे तो स्टोमक में जो एसिड बनता है उसका पीएच 2 तक जाता है, तो नींबू पानी का पीएच उसके तुलना में काफी कम होता है। तथापि मैं आपको साइट्रिक चीज पीने की सलाह नहीं दूंगा। कहीं कहीं कन्वेंशन है कि नींबू डालने से सफाई अच्छी हो जाती है, तो ये तो मैं नहीं मानता। नींबू डालने से स्वाद अच्छा हो जाता है ताकि वॉमिटिंग ना हो, इस उद्देश्य से लोग डालते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप केवल नमक पानी ही पिएं। और नमक मिलाने का मतलब तो ये होता है कि पानी की एब्जॉर्प्शन उससे कम हो जाता है। पानी में नमक मिलाने से आइसोटोनिक होता है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन आहार नाल में जल्दी नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि पिया हुआ पानी उसमें गट में मैन्यूवर होके नीचे से आए, इसीलिए नमक तो मिलाना चाहिए, नींबू नहीं मिलाना चाहिए। ये संघ प्रचालन की विधि में विशेष ध्यान आपको रखनी चाहिए। सर तो ये कितने राउंड्स करने चाहिए पानी पीने के? 3 राउंड्स करने चाहिए? नहीं, आपको राउंड जो 5 अभ्यास की श्रृंखला है उसको हर पोस्टर को, जो मैंने आपको 5 अभ्यास बताया, और उदराकर्षण, इसको सब अभ्यास को कम से कम 2 गिलास पानी एटलीस्ट 5 to 8 राउंड ऑफ ईपी पोस्टर। फिर उसको करने के बाद दोबारा 2 गिलास पानी पीना है और उसी क्रिया को दोहराना है। और ये तब तक करते रहना है जब तक आपको मोशन का अर्ज फील ना हो। और मोशन होने के बाद सर, मतलब वी हैव टू स्टिल कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर एंड डूइंग द आसन? If you want to clear the all contents of your bowl, you please look at the color of the discharge. If the pale yellow water is coming out as a stool, then you should be very sure that entire GIT has been duly cleaned. If you think still there is content, the water is black and something content is coming out, you can think of drinking more water and repeating the same practice. If you target the entire cleansing of the GIT, if your motto is just to remove the constipation and to sort out the problem of the constipation, it's not necessary to go for the entire cleansing of the GIT. You can think of the partial प्रैक्टिस ऑफ द, इसीलिए लोग इसको लघु संघ प्रचालन भी कहते हैं। जो लोग पूरी की पूरी तरह आंत को सफाई नहीं करना चाहते, केवल कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए करते हैं, तो वो ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, मल का निष्कासन हो जाता है तो उतने में रुक जाते हैं। तो ये आपका प्रयोजन है। आपको जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए करना है, यानी साल में 2-3 बार शुद्धि के हिसाब से करना है, या आपको कब्ज को मिटाने के लिए जीआईटी प्रॉब्लम को टारगेट करके करना है, उसके हिसाब से इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके सर। सर लास्ट क्वेश्चन कि कैन वी डू दिस एवरी मंथ आल्सो? यस, इफ यू थिंक इट्स नेसेसरी। अगर कब्ज का मरीज है, हमें लगता है कि उसकी पेट की सफाई के लिए कराना है, तो हम लघु संघ प्रचालन करा सकते हैं। नॉट द कंप्लीट वारिसार, नॉट कंप्लीट, पार्सल करा सकते हैं निगरानी में, अंडर सुपरविजन। थैंक यू। और या नैना बहन पूछिए। नमस्कार। पूछना था कि मैंने 5 साल पहले किया था, तो अगर नॉर्मल हेल्थ है फिर भी इज इट गुड फॉर योर सिस्टम ट्वाइस ये करने के लिए? ये पहला क्वेश्चन है। हाँ, आप साल में 2 बार बड़े आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल हेल्थ है तो भी अच्छा ही है सिस्टम के लिए। यस एवरीबॉडी। मैं तो और सलाह दूंगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो और करना ही चाहिए। नहीं, नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ वाला व्यक्ति साल में 2 बार संघ प्रचालन का अभ्यास कर सकता है, करना चाहिए।
इसीलिए मैंने आपको सलाह दिया मार्च और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है, बसंत ऋतु एंड शरद ऋतु। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये करने के बाद शवासन के करना होता है, उसके बाद खाना होता है, क्योंकि इसके यूजुअली हम शवासन करते हैं फिर उसके बाद खिचड़ी खाते हैं। हाँ, इसके अभ्यास के बाद आपको जरूर शवासन करनी चाहिए। कम से कम आधी घंटा 45 मिनट शवासन करनी चाहिए और 45 मिनट के बाद करीब 1 घंटे के बाद आपको उबली हुई मूंग की खिचड़ी जिसमें घी मिक्स किया हो, घी नहीं तैर रहा हो, उसको हाँ हाँ वो प्रोसेस किया है, खाली शवासन का पूछना था। थैंक यू, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। और कविता बहन सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है, आगे इन लोगों ने पूछ ही लिया है, लेकिन एक और सवाल है कि जैसे संघ प्रक्षालन हम किसी और को करवा रहे हैं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा उनके मुंह के एक्सप्रेशन, या जैसे मतलब बीपी लो हो रहा है या फिर, तो उनको कैसे हम लोग पूछे कि आपको क्या हो रहा है, तो ये जैसे हम उनको बोल सके कि पहले से ही कि आपको चक्कर आने लगे या फिर शरीर ऐसे वाइब्रेशन होने लगे तो बंद हो जाना, तो कैसे हम लोग करवाए? अच्छा, तो ये अगर जो व्यक्ति में हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, उसमें 2-3 संभावना नेचुरल होता है। थोड़ा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सकता है और थकान हो सकता है, क्योंकि जीआईटी पूरा क्लियर हो जाती है तो थोड़ी थकान हो सकती है। आसन भी हमको एक आसन को 5 से 8 बार करना होता है, जिसका मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम 8 गिलास पानी, 8 गिलास पानी यानी आपको 4 राउंड यानी ताड़ासन को आपको 40 बार करना है, फिर एक ताड़ासन को 40 बार करना है। तो आपकी मसल की कंट्रैक्शन इंटेंस होती है, इसके वजह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है, तो थकान स्वाभाविक हो सकता है। तो ये जो थकान, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम होना और किसी किसी को सोने का मन होता है और नींद भी आती है, तो ये नेचुरल है, इसमें कोई ज़्यादा इतना कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, सोना नहीं है। 3 घंटे तक आपको सोने का मन हो तो भी नहीं सोना, नहीं। बाकी रही हम कैसे समझें, तो हमें पहले उसकी केस हिस्ट्री लेना होगा और अभ्यास के दौरान आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रखना होगा, पूछना होगा। हम ऐसे ही तो अभ्यास मरीज को कराएंगे नहीं, सामने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ही अभ्यास करानी चाहिए संघ प्रचालन का। यह अभ्यास थोड़ी टिपिकल होता है, तो यह अभ्यास अगर पेशेंट को कराना है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में उसको देख के कराना चाहिए। पहले लघु संघ प्रक्षालन करवा सकते हैं कि जैसे हमको मालूम हो कि उनका कितना वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल सही। आप तो लघु और पूर्ण दोनों का अभ्यास कर लीजिए और उसके अनुभव को अपने यादों में, अपने जहन में बिठा लीजिए। लेकिन मरीज को कराना है तो आपको लघु ही कराना है शुरू में। Never target complete GIT cleansing for the patient. Just advise and ask to go for the partial cleansing, just targeting the removal of the constipation. और जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया और मतलब योग टीचर के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमको मालूम है कि ये संघ प्रक्षालन सेट क्रिया है तो पहले करवानी चाहिए, लेकिन उनका मेंटली प्रिपरेशन है कि नहीं है हमको मालूम नहीं है, तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद हम लोग करवा सकते हैं? हाँ, नहीं, आपके पास मरीज आता है, आपको लगता है कि उसकी पेट की शुद्धि सबसे पहली आवश्यकता है, तो आपको ये जो संघ प्रचालन के अभ्यास के लिए आवश्यक आसन है ना, उतनी पोस्टरल प्रैक्टिस की कैपेसिटी और स्किल पहले सिखानी चाहिए। जैसे मान लीजिए संघ प्रचालन की ये जो 5 अभ्यास है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्र आसन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन, ये अभ्यास करने के लिए भी तो शरीर की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट का लूज होना जरूरी है ना। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले आप उनको जॉइंट फ्रीइंग यानी लूजनिंग एक्सरसाइज कराएं। लूजनिंग एक्सरसाइज वो 5-7 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद आपको यह अभ्यास करानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस आसन कराने से पहले पेट साफ करना बहुत जरूरी है तो आपको एनिमा करानी चाहिए, लघु संघ प्रचालन नहीं कराना चाहिए। शुरू में आप एनिमा करा सकते हैं। एनिमा के लिए कोई आसन करने की जरूरत नहीं होती, उससे कोलन की सफाई हो जाती है।
तो जो नॉर्मल जो एनीमा का प्रोसीजर है उससे आपको पेट शुरू में साफ करनी चाहिए और 7 दिन कम से कम उसको लूजनिंग एक्सरसाइज की अभ्यास करानी चाहिए ताकि उसकी बॉडी की स्टिफनेस, जॉइंट की स्टिफनेस लूज हो जाए, ओपन हो जाए। और फिर ये 5 अभ्यास शंख प्रचालन के लिए जो आवश्यक है इसका उन्हें ओरिएंटेशन देना चाहिए, तब जाके आपको लघु शंख प्रचालन का अभ्यास करानी चाहिए। शंख प्रक्षालन मतलब डायबिटीज वाले को या ऐसे करवा सकते हैं? हमको डायबिटीज वाले को आप निसंदेह करा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के साथ उसकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और है कि नहीं। और डायबिटीज में अगर ज्यादा सीवियर है तो भी होता है कभी कभी। डायबिटीज में अगर सीवियर है तो रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम भी आती है। तो जस्ट डायबिटिक है तो आप इस अभ्यास को करा सकते हैं, लेकिन अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ शंख प्रचालन कराने से पहले उसको साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आपको करना होगा, तो तैयार करना, काउंसलिंग करना होगा। सामान्य प्रक्रिया ऐसा होता है, आपको उसको सही तरीके से समझाना होगा। अगर आप साइकोलॉजिकली इम्यून नहीं है तो भी अभ्यास नहीं होगा, फल नहीं। बॉडी के स्टिफनेस को खत्म करना होगा, आपको लूजनिंग सीरीज कराना होगा। अगर मान लीजिए कब्ज का बहुत मरीज है, कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको 1-2 दिन पहले हरड़ आदि चूर्ण पानी से सोते समय सलाह देना होगा कि हरड़ का चूर्ण आप ले लें। तो 2-3 दिन से पहले से आप उनको गुनगुने पानी से बेड टाइम से सोते समय हरड़ का चूर्ण लेने की सलाह दें। उसके बाद फिर लघु शंख प्रचालन का अभ्यास करवाएं, तो फिर आसानी से सहजता से हो जाता है। और ये शंख प्रक्षालन हम लोग मतलब कौन से मरीज को करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते, ये तो आपने आगे बताया बीपी वाले को, सर्जरी वाले को। लेकिन आगे जैसे एंजाइटी है या फिर कौन से काम आते हैं शंख प्रक्षालन? सिर्फ पाचन क्रिया का तो मालूम हो गया कि पाचन क्रिया जिनकी कमजोर है उनको तो काम आता ही है, लेकिन और जैसे छोटे छोटे रोग में तो काम आता है, लेकिन बड़े रोग में जैसे क्या बोलते हैं, काम किस रोग में आते हैं? अच्छा, 1 मिनट, मैं आपकी सवाल को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाया। मैं कान में हेडसेट लगा रहा हूँ तो आपको कोशिश करता हूँ प्रॉपरली सुनने की, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। जैसे आपने फिर हाई बीपी वाले को सर्जरी, प्रेगनेंसी, इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये मालूम है, लेकिन किस रोग में काम आता है ये? अच्छा, शंख प्रचालन ओवरऑल हेल्थ प्रमोट करने के हिसाब से भी करनी चाहिए, और आपको शंख प्रचालन एसिडिटी कराया जा सकता है, शंख प्रचालन डिस्पेप्सिया में कराया जा सकता है, शंख प्रचालन आपको जो स्किन प्रॉब्लम आती हैं उसको टारगेट करके भी कराया जा सकता है। शंख प्रचालन ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज में और कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो भी अच्छा होता है। यूरोजेनाइटल हेल्थ के लिए भी शंख प्रचालन का इनडायरेक्ट इफेक्ट अच्छा होता है। तो शंख प्रचालन का अभ्यास आप न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसको माइग्रेन होता है, टेंशन हेडेक होता है, उसके लिए भी अभ्यास आप करा सकते हैं। तो ये मैं जब आपको डिजीज वाइज योग की प्रिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो उसमें कौन सी शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए, कौन सी आसन करनी चाहिए, कौन सी प्राणायाम, कौन सी धारणा, ध्यान, उसका आहार का क्या स्वरूप होना चाहिए, डिजीज वाइज आपको बताऊंगा। उसके लिए हमारे पास एक फुल पेज पेपर है लास्ट में, तो अभी आप इसको इतने अंदाज से समझ लीजिए। हाँ, आप मुझे पूछ सकती हैं कि कौन से डिजीज में कोई डिजीज आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए कि इसमें करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ये आपका सवाल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज करा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अस्थमा, डायबिटीज और स्किन प्रॉब्लम रहेगा तो करा सकते हैं? करा सकते हैं। अस्थमा में धोती ज्यादा अच्छा होता है। ओके। अस्थमा के मरीज को सबसे पहले बस्ती कराइए। बस्ती अभी मैंने बताया नहीं है, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एनीमा, वाटर एनीमा। फिर उसको एनीमा करा के धोती का अभ्यास कराइए। शंख प्रचालन से ज्यादा एनीमा और धोती उसके लिए सहज होगा, ज्यादा प्रभावकारी होगा। ओके।
और सर आपने कुछ स्नान के बारे में बताया था, वो समझ में नहीं आया, वहां पे आवाज कट रही थी आपकी। क्या किसके बारे में बताया था? कुछ तो भी बताया था कि स्नान करना है या नहीं करना, ऐसा कुछ तो भी था। मैंने ये बताया था आपको, संघ प्रचालन के 3 घंटे बाद तक न सोना है न स्नान करना है। ओके, थैंक यू सर। We have to sleeping till 3 घंटे तक ऐसा नहीं करना है। तो एक ख्याल से यहाँ पे सवाल खत्म हो जाते हैं। इंदिरा बहन और भी पूछना चाह रही है? टाइम काफी हो चुका है, विषय इंटरेस्टिंग है तो आपके सवाल आना स्वाभाविक है। Last question, please. हेलो यस Sir, last question. जी सर पूछिए। एक्चुअली संघ प्रक्षालन के बाद वमन जैसी कोई क्रिया होती है या फिर जैसे पानी जैसा पानी निकल गया तो यहीं पर हमारा कंप्लीट हो चुका? अच्छा, संघ प्रचालन में पेल येलो कलर की वाटर आने लगती है तो वो पेट साफ हो गया उसका संकेत। अगर आपकी प्रैक्टिशनर है तो संघ प्रचालन के बाद कुंजल किया जा सकता है, वॉमिटिंग का अभ्यास भी किया जा सकता है, और संघ प्रचालन के दौरान नौली भी किया जा सकता है। मोबिलिटी को बढ़ाना है तो जो मैंने 5 आसन बताए ना, इसके अतिरिक्त आप नौली का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। ओके, उससे पेट की और अच्छी स्क्वीजिंग हो जाती है, अच्छी सफाई हो जाती है। लेकिन मैं सारी बातें इकट्ठे नहीं बताना चाहता, बिगिनर्स को मुश्किल होता है, ये अभ्यास थोड़े टिपिकल होते हैं। तो यस, आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ द संघ प्रचालन वी कैन गो फॉर कुंजल क्रिया, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ वॉमिटिंग। इफ यू आर एफिशिएंट एंड हेल्दी यू आर सो वेल बस्ट, अदरवाइज सर एक सिंपल क्वेश्चन है, हम उत्कुट आसन में बैठ के पानी पीते हैं तो आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है पानी, तो ऐसा सुना है कि खड़े होके पानी पीते हैं तो घुटने का दर्द होता है, ऐसा कैसे? Yeah, that is a traditional convention. I have never gone through the science behind this, but still I recommend to drink the water in Utkatasana whenever you will start, practicing Laghu Sangh Prachalan. The point is, once you will sit in Utkatasana, the intestine will be squeezed together, and that will, easily close the pyloric sphincter, so that till we practice the Tadasana. तो इसका खड़े होके पानी पीने से घुटने का दर्द होता है, ऐसा हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। इसका सर आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दिया सर। अगर आपको पता है तो आप साझेदारी कर भी सकती हैं। सर आई हैव वन क्वेरी। ओके प्लीज। सर लास्ट क्वेश्चन ख्याति सर है। सर आपने बोला कि जिसका प्रेगनेंसी ऑपरेशन से हुआ है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए, मतलब रिसेंटली 1-2 इयर्स और व्हाट? नो, कम से कम 6 महीने बाद हो सकते हैं। कितने? 6 6 months. ओके, या थैंक यू। सर इंदिरा हियर। सर 5 to 6 लीटर पानी उबाल कर पीना है, तो ये पानी उत्कट आसन में 2-2 ग्लास पीना है, राइट? तो हर एक आसन करने से पहले पीना है या एक साथ कैसे करना है? नहीं, पहले 2 गिलाना है, फिर 8 बार 5 से 8 बार ताड़ासन करना है, फिर 5 से 8 बार ताड़ासन करना है, फिर 5 से 8 बार चक्रासन करना है, फिर 5 से 8 बार उदरासन करना है, फिर दोबारा 2 गिलास पानी पीना है। उसी सीक्वेंस को दोहराना है, तब तक करते रहना है जब तक मोशन का अर्ज नहीं होता। तो ये फ्रीक्वेंसी कब तक चलेगी? 4 to मोशन का अर्ज जाने के बाद, मोशन पास होने के बाद अब आपका टारगेट क्या है? केवल आप कॉन्स्टिपेशन रिमूव करना चाहते हैं या पूरी आंत को साफ करके ऑर्थोग्रा साफ करना चाहिए? तो तब तक करते रहना है जब तक आपके स्टूल में पेल येलो वाटर नहीं आता। तो ये राउंड कितने लगाने? सपोज अभी फर्स्ट राउंड में 2-2 ग्लास पानी पी लिया, तो ये 5 आसन करने हैं, उसके बाद फिर से 2-2 ग्लास पानी पीना है। यस, यानी 2 गिलास पानी पीना है। पूरी 5 आसन का जो चेन है उसमें से हर एक आसन को 5 से 8 बार करना है, फिर दोबारा 2 गिलास पीना है। तो सारे 5 आसन को उतनी बार दोबारा करना है। मोशन सर आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक आ रही है आवाज? अब अभी आ रही है सर। अच्छा ठीक है। सर सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए। सर उत्कट आसन में तो हम
जो पानी पीने हैं वो मलासन में भी बैठ के पी सकते हैं? हमें उत्कट आसन में क्यों पीना चाहिए, ये आपका सवाल है? नहीं सर, उत्कट आसन में पीना है पानी, तो क्या हम मलासन में बैठ के पी सकते हैं क्या? कौन सा आसन में पी सकते हैं, दोबारा बोलिए। मलासन। आपका मलासन का मलासन एक्चुअली जो आपका नोमेनक्लेचर है ना, आसन आप जो बताना चाह रहे हो, एक बार आप मुझे उसको फिगर शेयर करिए तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें करना है या नहीं करना है। ओके सर। सर मलासन मतलब जो हम लोग बैठते हैं हमेशा, मतलब फॉर पासिंग द स्टूल इंडियन वे में। आई सी, दैट इज उत्कट आसन। अच्छा, ओके। That is Malasana. Yes, that is the appropriate pose to drink the water. Yes. उसी में पीना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। देखो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब बहुत साल पुरानी, और अगर उसको लघु श्रंख प्रक्षालन हम स्टार्ट करें तो उसको भी मंथ में एक ही बार करा सकते हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं? यानी जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मरीज है उसको लघु संघ प्रचालन कराना चाहिए या पूर्ण कराना चाहिए, ये आपका सवाल है? नहीं, उसका अगर लघु संघ से हम शुरुआत करते हैं ट्रीटमेंट की, तो उसको मंथ में एक ही बार कराना चाहिए या फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि मंथ में 2 बार करा सकते हैं? ऐसे मैं समझता हूँ कि अब तो मरीज की प्रॉब्लम की इंटेंसिटी में मैटर करता है। लघु संघ प्रचालन 15-15 दिन में कराए तो कोई बुरा नहीं है, कराया जा सकता है, लेकिन आपको देखना है कि पेशेंट की साइकोफिजियोलॉजिकल कैपेसिटी कितनी है, प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन मैक्सिमम आप 2 बार कराए तो करा सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, आहार विहार उसी तरह से डिफाइन करना होगा। तो सर जो लघु संघ प्रक्षालन होता है हम मंथ में 2 बार करवा सकते हैं मैक्सिमम, राइट, अकॉर्डिंग टू यू? कि 15 इट शुड बी जस्टिफाइड। मंथ में 2 बार। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इट शुड बी जस्टिफाइड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। मैं अधिकतम आप 2 बार करा सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको नहीं करानी चाहिए। मैक्सिमम अगर जरूरत हो तो एक बार करवा सकते हैं, मैक्सिमम बार तक करा सकते हैं, अदरवाइज आपको उससे ज्यादा नहीं करानी। और इवन जैसे 15 दिन में हर 15 दिन में करवाते हैं तो फिर वही उसका जो मतलब आफ्टर लघु संघ प्रक्षालन का जो भी प्रोटोकॉल है वही फॉलो करना है ना, जैसे कि मूंग की खिचड़ी देनी है, और फिर वो जो भी सारे 7 डेज तक डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, वो सारा फॉलो करवाना है। एग्जैक्टली। वैसे तो साथ में और 1-2 पॉइंट मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। लघु संघ प्रचालन के बाद जनरल हेल्थ वाले लोगों को लेकिन हम मरीज को कराने जा रहे हैं तो उनकी जो दवाएं है वो तो लेगा ही लेगा, इसीलिए तो बताया ना, उनको पूर्ण संघ प्रचालन नहीं कराना चाहिए, लघु ही कराना चाहिए। वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने आपको पहला बताया। सेम प्रोटोकॉल रहेगा। एग्जैक्टली। थैंक यू। आई थिंक अब क्वेश्चन आंसर का समय मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सारे विषय वस्तु ऐसे ही हैं आगे के, ऑल दे आर प्रैक्टिकल, अप्लाइड एंड दे रैशनल। तो यहाँ पे हम इसको इलास पासवान जी, इसमें काफ़ी क्वेश्चन चैट में भी है, लिखा है कि सर इसमें आज थोड़ा परेशानी हुई है नेटवर्क में, पता नहीं ऐसा क्यों हुई है। मैंने 2 लगा रखा है, फिर भी मैं कल से कोशिश करूंगा कि कहीं व्यवधान आपको ना फेस करना पड़े। कितनी देर सर, कितनी देर तक होल्ड करना है, ये इलाज जी जो पूछ रहे हैं, ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो इलाज जी यस हेलो, हाँ जी सर, इलाज बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ सर, आपने जो बोला कि जो आसन हमें एक आसन को 5 से 8 बार करना है, तो उसमें आसन को हम कितनी देर होल्ड कर सकते हैं? जैसे ताड़ासन में है तो हम कितना होल्ड कर सकते हैं? 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है या दैट इज एनफ, ज्यादा होल्ड नहीं करना। 10 से 15 सेकंड। 10 से 15। जी। और सर आपने बताया तो हठ योग का जो हेलो सुन रहा हूं मैं। बताया कि 6वीं शताब्दी है, वो आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर? कौन सी चीज रिपीट कर दूं? आपने हठ योग का जो समय काल
छठी शताब्दी से लेके कुछ आपने बताया, तो एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज। हठ योग का समय, हाँ आपने बताया ना कि छठी शताब्दी से लेके कुछ समय तक वो हठ योग का समय काल जो गिना जाता है वो ऐसे छठवीं से लेकर 19वीं शताब्दी, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, 6 to 19th century, the interval of 6 to 19th century after the death of Christ. ओके 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 सर, ओके, all right, thank you sir. Thank you. It was long and enriching discussion. Let us move to the next session, a practical session for the somatic manipulation and breath regulation, maybe concentration at the end too. We have very limited time. हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे डिस्कशन में होगा। अंकित भाई एक बार आप शंख बजा देंगे तो मैं फिर आगे की बात करूं। बिल्कुल सर। ओके, तो दोस्तों मैं आपको आसन की अभ्यास की श्रृंखला में एक सीक्वेंस पहले बता चुका हूं। लेट मी गो फॉर क्विक रिव्यू एंड शेयर द सेम थिंग। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द पोस्चर इज लूजनिंग सीरीज, दैट इज मैंडेटरी एंड प्रीरिक्विजिट टू लूज द जॉइंट्स, to enhance the energy level and confidence. And the second step is the warm up, and third are the stretching tips, stretching techniques, rules and precautions. फोर्थ में हम आपको यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, इसका थेरापेटिक इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी, सोमैटिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी। तो हमारी जो वार्म अप की और स्ट्रेचिंग की जो श्रृंखला है सतत जारी है। आज भी डॉक्टर ब्रजेश आपको थोड़ा और वार्म अप की एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। जो लूजनिंग सीरीज की बात की दूसरी स्टेप है पोस्चर की प्रैक्टिस की सीक्वेंस समझेंगे। वो अभ्यास कुछ इस तरह से है, उसका नाम मैं आपको शो कर देता हूँ। स्लो योगिक वॉकिंग, फास्ट योगिक वॉकिंग, स्लो फास्ट योगिक जंप, साइड योगिक बेंडिंग, साइकिलिंग, एक पाद अंगुष्ठासन, द्विपाद अंगुष्ठासन, द्विपाद अभिष्टासन, rocking, rolling and Vishnu. So these are the steps of the warm up and stretching to be practiced today. With this point, let me invite Dr. Brijesh for practical demonstration. Dr. Brijesh. Okay. थैंक यू डॉक्टर रुद्रा सर। क्या आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। नमस्कार। केम छो तमे? मजामा सर। मजामा सर, फाइन। मजामा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करें। इससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी आप लोग इधर उधर हैं, आप अपनी जगह पर आकर के क्या कहते हैं बस ही जाओ। तो पहले बैठ जाइए आप अपनी जगह पर, क्योंकि हम लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। बस ही जाओ। क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और चलिए आज के सेशन में हम मेरा ये थर्ड और लास्ट डे है वार्म अप स्टेप को लेकर के। इसमें हमने 10 स्टेप सिखाने हैं और 10 स्टेप के बाद हमारा जो सेशन होगा कल का सेशन वो चेंज हो जाएगा। तो आज वार्म अप स्टेप का थर्ड सेशन और लास्ट सेशन है। तो सभी लोग आप सभी लोग अपनी योगा मैट को लेकर के थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पीछे रहिए। और अंकित भैया को मैं कहूंगा थोड़ा सा आप मुझे जूम कर दें, मेरा जो इन है। जी सर, आप स्पॉटलाइट में हो, आप स्पॉटलाइट में हो, आप ही दिख रहे हो सर। ओह आई सी, ओके। बट मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? नहीं ना सर, आप स्पॉटलाइट में ओके हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सेशन है उसका नाम है स्लो योगिक वॉकिंग। और स्लो वॉकिंग कुछ नहीं करना है, सिंपल है। दोनों हाथों को ऐसे उठाइए आप। उठाने के बाद अपने कमर पे रखिए। दोनों पैरों के बीच लगभग इतना हिस्सा गैप हो और धीरे से लंबा सांस लीजिए आप।
धीरे से एक पैर बेंड करिए, लेफ्ट लेग बेंड करिए, दूसरे पैर को भी बेंड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी को हल्का सा बढ़ा लीजिए, मेरे साथ सभी लोग करेंगे। थोड़ा पूरा दिखाइए ना, क्योंकि नीचे पैर नहीं दिख रहे। ओके वेट, मैं आई सो अभी आपको अभी दिखेगा, दिखा आपको? यस सर, विजिबल। ओके यहाँ इसको यहाँ से भी चेंज कर लीजिए। मूवमेंट करना है। रेस्पिरेशन रेशियो आपका सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा। रिलीज, रिलैक्स। बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़िए, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़िए। अभी आपने जो अभ्यास किया है, इस अभ्यास का नाम है योगिक स्लो वॉकिंग। नेक्स्ट अभ्यास करने जा रहे हैं, इसका नाम है योगिक फास्ट वॉकिंग। ये सिंपल है, आपको साइड जंप होना है और आपको शायद ओके आप सेट करिए, ऐसे सेट करिए। एक पैर को इतना ऊपर ले जाइए कि आपका हाथ यहाँ टच हो जाए, ठीक है? ये लेफ्ट लेग से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से राइट लेग, इतना आपका अप होना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए।